हाँ जी, ये मेरे ख्याल में 10 ट्रांजैक्शन थी। अच्छा, ये कुछ सवाल पेपर में सिर्फ ये आया हुआ है कंप्लीट, अदरवाइज ये जो सवाल आपको ये सारे पिक किए हुए हैं ना, ये डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। अब जब हम सवाल करेंगे ना फुल एंड फ्लैट, तो फिर आपको ये सारी ट्रांजैक्शन वहां पर मिलेंगी। लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 अ ट्रक हैविंग कॉस्ट एंड बुक वैल्यू, कॉस्ट है बुक 8 मिलियन और बुक वैल्यू है, तो इसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी हो जाएगी? 2 मिलियन। इस सवाल के अंदर तो वैसे कॉस्ट फाइंड करनी थी, अदरवाइज आप लोगों को जनरल एंट्री भी पास करनी आ सकती है और आपको गेन या लॉस फाइंड करना भी आ सकता है। तो हम जिसमें जो कुछ पॉसिबल हो सका वो कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है आपने एक्सचेंज किया एक और ट्रक के साथ। याद रखें एक बात, जब भी कोई सेम चीज एक दूसरे के साथ ट्रेड हो रही हो ना, तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के चांसेस होते हैं। अगर दो डिफरेंट चीजें एक दूसरे से एक्सचेंज होती हैं तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के चांसेस कम होते हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस पे होती है। लेकिन देखिए एक ट्रक दूसरे ट्रक के साथ एक्सचेंज हो रहा है, कहता है द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड फेयर वैल्यू ऑफ द न्यू ट्रक वाज 6 साल उसकी रिमेनिंग लाइफ है और 9 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू है। कहते हैं दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अब लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो तो हम नया एसेट किस वैल्यू पे लिखते हैं? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस, अगर कोई कैश है तो कैश देंगे तो प्लस, लेंगे तो माइनस। ठीक होगी बात? तो आपने इसकी अगर जर्नल एंट्री पास करनी हो तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बन रही है? आपने न्यू ट्रक डेबिट करना है, न्यू व्हीकल, वो भी किस अमाउंट से? 6 मिलियन से। वजह क्योंकि हमने नया ट्रक डेबिट करना है बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख और ओल्ड व्हीकल 8 लाख से। ठीक होगी बात? और ये क्वेश्चन हमारा हो जाए पहला डन, जनरल एंट्री भी पास होगी, नो गेन नो लॉस हुआ क्योंकि ना इसमें कोई गेन हुआ ना कोई लॉस हुआ, और दूसरा इसमें नए एसेट की कॉस्ट मेन मेजर पार्ट है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 अप्रैल 18 द ओल्ड मशीन जिसकी फेयर वैल्यू है 3,40,000 एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन। ओल्ड मशीन की फेयर वैल्यू बता दी। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू चेक, बैलेंस आपने 680,000 पे कर दिया, मतलब कैश पे किया। द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू इज 1130। लिस्ट प्राइस बेसिकली फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट होता है, और कहता है द ओल्ड मशीन की कॉस्ट भी बता देगी। अब ऐसी सिचुएशन में उसने ये तो नहीं बताया कि किसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है, कुछ हिंट है। अगर दोनों फेयर वैल्यू गिवन हो ना तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल समझी जाती है। अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू बताई हो तो हम किसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल समझेंगे? ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल समझेंगे। अगर दोनों में से किसी एक की फेयर वैल्यू गिवन है फिर वही रिलायबल है। दोनों फेयर वैल्यू गिवन है तो किसको रिलायबल समझना है? ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल समझनी। दोनों में से कोई एक गिवन है तो जो गिवन है वही रिलायबल है। ये कब करना है? अगर साइलेंट सिचुएशन हो। तो आप मुझे बताओ, आपने दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है, ये ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू है और ये लिस्ट प्राइस नया एसेट की भी गिवन है, तो हमारे एसेट की कॉस्ट क्या हुई? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। कैश पे करेंगे तो प्लस, रिसीव करेंगे तो बताओ नया एसेट किसके बराबर आएगा? 340 प्लस 680, तो 10। अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करना चाहूं तो जर्नल एंट्री मेरी पास होगी न्यू एसेट डेबिट किस अमाउंट से? आपने नाम लिखना है जो एसेट का नाम हो, 10200000। ओल्ड एसेट की कॉस्ट बताई हुई है 8, कैश में पे कर रहा हूं बैंक
680। ये सारा बातें सवाल के अंदर बताई हुई हैं। यहां पर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करके लिख लूंगा और जो डिफरेंस आएगा या वो गेन होगा या वो लॉस होगा। चेक करके देखें जरा, आपने जो एसेट खरीदा है वो कब खरीदा था? 1 सितंबर 15। उसको कब से कब तक डेप्रिशिएट कर लोगे? 1 अप्रैल 18 तक। मेथड जो भी होगा उस हिसाब से डेप्रिशिएशन हो जाएगी, अक्यूमुलेटेड आ जाएगी अगर मेथड और रेट बताया हो तो बाकी तो काम ही आसान है। अक्यूमुलेटेड एक्शन पुट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा या वो गेन होगा या वो लॉस होगा। ये बात समझ लगी? अगली बात, तीसरे सवाल पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, 1 जुलाई 17 अ मशीन जिसकी फेयर वैल्यू 40,000 है, आपने एक्सचेंज किया और चेक कितना पे किया? 80,000 का। लिस्ट प्राइस कितनी है नए की? 130 और उसकी कॉस्ट थी 65,000। सेम क्वेश्चन, क्या करेंगे? नए एसेट की कॉस्ट क्या आएगी? 40,000 प्लस 80। आप देखें सेम क्वेश्चन था, सिर्फ दरमियान में ये जीरो एक्स्ट्रा है। पिछले साल का सवाल और इस, यानी ये दोनों दो डिफरेंट पास पेपर के क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें से एक ट्रांजैक्शन आई। उसके बाद आप कह रहे थे समझ नहीं लगी, ठीक वो इसका बी पार्ट ये तो सेम है इसमें, बट फाइंड क्या करना था? अच्छा, इसको जवाब को प्रेजेंट कैसे करना ये भी प्रॉब्लम है। क्या जनरलिटी पास करके आएंगे? नहीं, उसने पूछा है कंप्यूट द गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑन ईच ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर हम कंपनी का नाम लिख देंगे और उसके बाद बस ट्रांजैक्शन के नंबर 1। 3 ट्रांजैक्शन है, 4 है? 3। तो सबसे पहले लिख देंगे जी गेन ऑन डिस्पोजल 2.1 आया था। लॉस ऑन डिस्पोजल 0.42 4। नो गेन नो। ये तो सवाल हो गया था ना, ये कल वाला सवाल है जो हमने कल यहां पर ही डिस्कस किया था। बस उसमें न्यू एसेट की कॉस्ट बतानी थी, इसमें गेन या लॉस बताना था। नेक्स्ट, अच्छा सवाल है, बल्कि बहुत अच्छा सवाल है। दिसंबर 2014 का वाकया। AHL acquired a huge specialized machine which have no active market। इसका मतलब है नए एसेट की फेयर वैल्यू का नहीं पता चलने वाला। सवाल नहीं समझ? कोई कल बंदा है जो कल का लेक्चर ही लिया किसी ने? कल सारे थे ना, या कोई है? ओह माशाल्लाह, एज एक्सपेक्टेड। एक्सचेंज का केस तो वैसे ही आता होगा, तो वैसे भी नहीं भी आता था तो पहले लिखा भी था, माजरत मुझे याद आता तो मैं उन्हें कहता कि थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देते। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। ये भी पूरा सवाल नहीं है कि मैंने एक सवाल की ट्रांजैक्शन चोरी की हुई है। क्या लिखा हुआ है? AHL acquired a huge specialized machine which has no active market। मतलब जो एसेट आप एक्वायर कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू नहीं मिलने वाली। बाय एक्सचेंज ऑफ मशीन एक्स, आपके पास एक मशीन एक्स है, वो आप दे रहे हो और एक यूज स्पेशलाइज्ड मशीन ले रहे हो, और जो मशीन ले रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं। कहता है द न्यूली एक्वायर्ड मशीन वाज बुक्ड। कहता है जो नई आने वाली मशीन है आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया एट द कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू किसे कहते हैं? बुक वैल्यू ऑफ मशीन एक्स विच वाज 9.5 मिलियन। क्या कहता है वो? कहता है आपने नई आने वाली मशीन को रिकॉर्ड कर लिया किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू ऑफ। कर सकते हैं रिकॉर्ड, इजाजत है। ऐसा कब कब इजाजत है बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करने की? एक केस के अंदर उसकी बुक वो नहीं है,
कमर्शियल सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के केस में और कोई है वजह? दूसरा सर जब जो वो है न्यू एसिड है उसकी जो वैल्यू है वो सर्टेन नहीं। न्यू एसिड की इफ दोनों एसिड्स की फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो, अगर दोनों एसिड, यहां पर साफ साफ है नए एसिड की फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है। कहता है अब देखो कहानी क्या है, AHL ना ये बेसिकली अल हफीज लिमिटेड है। अल हफीज लिमिटेड ने ना क्या किया है, एक एसिड नया लिया है, उसको पुराने एसिड की बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया, और पुराने एसिड की बुक वैल्यू क्या है 9.5 मिलियन। ये वाकया रूनमा हो चुका है। वो जो भाई साहब था ना अल हफीज का अकाउंटेंट आईकॉम भाई साहब, वो ये काम कर चुका है। आगे चलते हैं, कहते हैं however the fair value of the machine X on the date of sale was 8 million। कहते हैं उस दिन पुराने एसिड की फेयर वैल्यू तो है, कब रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक वैल्यू पे? दो सिचुएशन। कौन कौन सी दो सिचुएशन है? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसिड इज नॉट रिलायबल। जब लिखा हो ना लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, बाकी सारी चीजें खत्म, सिर्फ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस समझना है। अब आगे देखिए, कहता है पुराने एसिड की फेयर वैल्यू है आगे, बट नो एडजस्टमेंट वाज मेड on the premise that the acquisition of this specialized machine would increase efficiency and consequently save approximately 1.5 million over its useful life। कहता है जो नई मशीन आई है ना, उसने आने वाली जिंदगी में आपका 1.5 मिलियन बचाना है। तो बताओ कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं या नहीं, या कैश फ्लो नो चेंज इन फ्यूचर कैश फ्लो, सेविंग बढ़ रही है आपकी, तो फ्यूचर कैश फ्लो चेंज क्या लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस है? एक ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू भी गिवन है, तो उस भाई साहब ने सही काम किया या गलत कर दिया। उसको चाहिए था 8 मिलियन से लिखता, और अगर फेयर वैल्यू गिवन हो तो फेयर वैल्यू में लिखते हैं, तो उसने किस पे लिखा हुआ है 9.5 मिलियन से, लिखना किससे चाहिए था 8 मिलियन से, तो उसने बुक्स के अंदर 1.5 मिलियन से एसेट्स ओवरस्टेट किए हुए हैं, ज्यादा लिखे हुए हैं। अब हमारा काम ये नहीं है कि हम उसे बताएं कि इस पे लिखना है, हमारा काम है इसको सही करना। तो उसने कितने से ज्यादा लिखे हुए एसेट्स 1.5 मिलियन से, तो 1.5 मिलियन से अपना पीपीई क्रेडिट कर दो। अपना पीपीई एक्सचेंज की एंट्री तो पास ही नहीं करनी हमने, इसमें सिर्फ रेक्टिफाई करना था। कहते हैं उसने बुक कर लिया हुआ है 9.5 से, लेकिन करना कैसे चाहिए था 8 मिलियन से। अभी मैं सिर्फ एंट्री पास कर देता हूं, लेकिन कल को आने वाली जिंदगी में आपको पता चलेगा कि ये एंट्री का मतलब क्या है। पीपीई क्रेडिट कर दूंगा इतनी अमाउंट से, क्यों? क्योंकि लिखना था 8 मिलियन से, वो 9.5 मिलियन से लिख चुका है। और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। ये अभी सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दो, ये जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे तो फिर इस सस्पेंस का सस्पेंस क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी बस हमारा पीपी ठीक हो गया, पीपी हमारा ठीक हो गया। और आप नीचे लिखोगे भी सही कि जब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन हो ना, हमने क्या लिखना था कि बुक वैल्यू पर सिर्फ दो सिचुएशन में रिकॉर्ड हो सकता है, एक लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट्स रिलायबल। लेकिन इस सवाल के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन है, और जब ये बात गिवन हो तो हम फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, कैश का जिक्र ही नहीं किया हुआ तो हम भी नहीं करते। बस सवाल यही अच्छा था, बाकी तो सारी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, on August 13 a vehicle which was acquired at a cost of rupees 850,000 on 1st July, कहता है which was acquired, जिसको खरीदा था, was exchanged for a new vehicle, the balance was settled, कैश दे दिया, the list price of the new vehicle 900,000। अच्छा, सिर्फ बताई वैल्यू ही नए एसेट की है तो वही ले लेंगे, और जब नया और लिस्ट प्राइस नया एसेट की बेसिकली फेयर वैल्यू होती है, वो बताई सिर्फ वही है, तो फिर जो बताया है वही ले लेंगे। तो इसमें नया एसेट की कॉस्ट कितनी आ गई 9 लाख। ठीक होगी बात। और जब नया एसेट की फेयर वैल्यू लेते हैं ना, तो फिर प्लस माइनस कैश नहीं लेते। 7वां सवाल, on 1st July an asset which was acquired at a cost of rupees 2,000 when MJE commenced business was exchanged for a new,
द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस सेटल्ड विद कैश 800 द लिस्ट प्राइस, फिर वही बात आ गई, नए एसेट की वैल्यू क्या हुई 1200, क्योंकि पुराने एसेट की फेयर वैल्यू बताई नहीं। 8वां सवाल, फराज ब्रदर ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सचेंज अ नंबर ऑफ यूज्ड ट्रक एंड कैश फॉर अ वेकेंट प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड, और कहता है जनाब एक खाली प्लॉट पड़ा है और हमने कुछ ट्रक देकर वो प्लॉट ले रहे हैं। हुआ ये कि द ट्रक हैव अ कंबाइंड वैल्यू 126,000 जिनकी कॉस्ट थी 192 और अक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी 66। फैज अहमद अ परचेजिंग एजेंट ऑफ फराज ब्रदर्स हु हैड प्रीवियसली डीलिंग इन द सेकंड हैंड मार्केट इंडिकेट दैट ट्रक हैव अ फेयर मार्केट वैल्यू 147। ये पुराना एसेट है न्यू एसेट है पुराना, और हम साथ 51,000 भी दे रहे हैं। मुझे बताओ लैंड हम ले रहे हैं, ट्रक दे रहे हैं, लैंड के बारे में कोई वैल्यू नहीं बताई हुई, डन। पुराने एसेट की बुक वैल्यू भी बताई हुई है और उसकी फेयर वैल्यू भी बताई हुई है। कौन सी वैल्यू ले, बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू? बुक वैल्यू तो सिर्फ दो सूत्रों में लेते हैं, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या उसका कोई इंडिकेशन बताया हो, या दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल। तो क्या करेंगे, नए एसेट की वैल्यू आ गई जनाब 147,000 प्लस 51, तो लैंड आपकी 198,000 पे समझी जाएगी, लैंड आपकी 198,000 की। बाकी तो सारी जनरल एंट्री भी पास हो सकती है इसकी। आगे चलते हैं जनाब, जुबली जुबली प्रोसेसिंग लिमिटेड ट्रेड ऑफ इट्स प्लांट फॉर अ न्यू मॉडल, द मशीन गिवन अप, उसकी बुक वैल्यू बता दी गई और उसकी फेयर वैल्यू भी बता दी गई। कहता है इट इज ट्रेडेड ऑफ अ न्यू मॉडल दैट द लिस्ट प्राइस इज 32 इन निगोशिएशन अ ट्रेड एंड अलाउंस। कहते हैं सियाने कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि अब ट्रेड एंड अलाउंस गिवन हो ना तो समझा करो कि नए एसेट की जो फेयर वैल्यू लिस्ट प्राइस है ना वो ज्यादा रिलायबल है। जब सवाल पहले सुन लो बात, ये बड़े पुराने सवाल है, अगर आप यहाँ पर कोई साल से लिखा होगा तो शायद आइडिया हो जाए, नहीं लिखा हुआ ये बहुत पुराने सवाल है, ये 2016 के पहले सवाल है, उस वक्त ऐसा हुआ करता था, अब नहीं। ये अजम्पशन तब की है। अब वैसे भी खुद सोचें, सारे जाग तो रहे हो ना, क्योंकि वो मुझे ना रोशनी सामने पड़ रही है तो सही तरह शक्ल नजर नहीं आ रही। अच्छा ये देखें, आप मुझे खुद बताएं, एक तरीका यह है कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, अगर मैं ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू लेती हूँ वो बनती है 12,000 और नया एसेट मार्केट में मिल रहा है 32,000 का और 18,000 का पुराना एसेट हम दे रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू हमें लेनी चाहिए? सपोज दैट 18,000 का हम अपना एसेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर नया एसेट की कॉस्ट हम ले 12,000 तो फिर उनसे हम कहेंगे जी 6,000 हमें और दो, और उस बेचारे की एसेट की वैल्यू 32,000 है। तो जब ट्रेड एंड अलाउंस गिवन हो तो यहां पर ना कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है, यहां पर रूल तो वो लगने ही नहीं है कोई। तो ये कॉमन सेंस है कि जब भी ट्रेड एंड अलाउंस बताया हो ना और नए एसेट की फेयर वैल्यू भी बताई हो, कैश का ना पता हो, कैश का भी ना पता हो, कैश नॉट गिवन, तो फिर आप लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट को ही समझ लोगे। बस ये पुराना कंसेप्ट है, अब नया तो ये आ ही नहीं रहा पेपर के अंदर, ये 2016 से पहले के क्वेश्चन है। तो अब आपने नया एसेट की वैल्यू कौन सी लेनी है? 32,000, और पता है आप कैश कितना दोगे उसे? कैश कितना दोगे ये कैसे पता चला? और ट्रेड एंड अलाउंस का मतलब पता है क्या होता है? ट्रेड एंड अलाउंस, पुराना एसेट हम कितने का दे रहे हैं? 32,000 वाला एसेट ले रहे हैं, अपना एसेट 18,000 में दे रहे हैं, 32,000 वाला एसेट लेके अपना एसेट 18,000 का दे रहे हैं, तो कैश कितना देंगे साथ? 14,000। तो इसकी अगर हम एंट्री पास करना चाहें तो यहां ही कर देते हैं। हाँ जी, जरा न्यू डेबिट हो जाएगा 32,000 से, ओल्ड क्रेडिट हो जाएगा और 24,000 से, अक्यूमुलेटेड एप्शन डेबिट हो जाएगी 24 और 8,000, और हमने कैश कितना दिया? 14,000, और जो डिफरेंस आएगा वो या गेन होगा, वो तो वैसे ही पता चले 2,000 का गेन आ रहा है,
कैसे भला? 16,000 वाला एसेट 18,000 के अंदर हम दे रहे हैं। हमारे एसेट की बुक वैल्यू 16,000 थी, लेकिन हम ट्रेडिंग लॉस कितना दे रहे हैं? 18,000। तो 2,000 का हमें गेन आ गया। ठीक होगी बात? लो जी, आखिरी सवाल। अ कंपनी ओल्ड मशीन, लिस्ट प्राइस है नए की 18 मिलियन, 18 लाख, ट्रेड अलाउंस, फिर वही बात आ गई। अगर 9 लाख ट्रेड अलाउंस है, 18 लाख नया एसेट की कीमत है, तो कैश कितना देंगे? 9 लाख। मतलब 9 लाख में पुराना एसेट दे रहे हैं, 18 लाख वाला एसेट ले रहे हैं, तो साथ कैश कितना देंगे? 9 लाख। बाकी कॉस्ट उसने ओल्ड की बताई हुई है, डेप्रिसिएशन बताई दे दी, फेयर वैल्यू फिर उसकी वैल्यूएबल नहीं रहती, क्योंकि इसके अंदर कैश मिसिंग है। अगर कैश भी दे दिया जाता ना, तो फिर हम वो अप्लाई प्लस माइनस कैश करने के लिए कर सकते थे। तो ये दो सवाल बहुत पुराने सवाल है, तो तब ऐसे सवाल आया करते थे, अब ऐसे सवाल आने के कोई चांस नहीं है। लो जी, आपका एक्सचेंज का केस खत्म हो गया। जिस सवाल की समझ लगी मैं वो दोबारा बता देता हूं, अगर कोई सवाल है तो। ठीक है, नहीं तो मेरे लिहाज से एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आप अपने लिहाज से कब खत्म करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलें। छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं, जिसके सवाल बड़ा कॉन्सेप्ट आज नहीं कल समझाऊंगा। आज क्योंकि इतने टाइम में इतना ही जो कुछ हो सकता है वही करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, पहला कॉन्सेप्ट एक्सचेंज का। अब मैंने ना कॉन्सेप्ट के नंबर बताना है और आपने मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करके देना है बोर्ड पे डेली बेस पे। ठीक है, 10-15 मिनट हम कल से कोशिश करेंगे कि क्लास भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो जो पहले 10-15 मिनट है वो हम यूटिलाइज करें आप लोगों के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पे। हाँ जी जनाब, कॉन्सेप्ट है ये है कि ये आप सबको ही पता है, बस माजरत टाइम वेस्ट करने के लिए आपका। व्हेन trading stock of a company used for admin purpose, या इस कंसेप्ट को आप कह सकते हो ट्रेडिंग स्टॉक मतलब कि IS2 ट्रांसफर टू PPE मतलब कि IAS 16। ओके की बात? इसको कोई समझा सकता है क्या लिखा हुआ है? अपनी इन्वेंट्री जो कि IS2 में होती है, जिसको हमने बेचना होता है, उसकी नेचर ऐसी है कि वो नॉन करंट एसेट भी बन सकता है। मतलब आपका गाड़ियों का बिजनेस है, आपने एक गाड़ी अपने किसी एम्प्लॉय को दे दी। आपका फर्नीचर का बिजनेस है, कुछ फर्नीचर उठाया ऑफिस में रख लिया। मतलब आप लोगों का हो सकता है स्टेशनरी का बिजनेस है, और स्टेशनरी ये जो ऑफिस मशीन इस्तेमाल होती हैं उनका बिजनेस है। आपने एक प्रिंटर उठाया वो अपने ऑफिस में रख दिया। मतलब पहले वो बेचने के लिए था, अब वो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए है। पहले वो IS2 था, अब IS 16 बन गया। तो ऐसे सूरत में क्या करते हैं, सबसे पहले एक एंट्री पास करते हैं। वो एंट्री क्या होती है? PPE डेबिट, या तो परचेज डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। या तो परचेज क्रेडिट करेंगे या इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे। परचेज क्रेडिट करेंगे या इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे। कब परचेज करते हैं और कब इन्वेंट्री करते हैं? अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा तो परचेज, सवाल के अंदर अगर वो लिख दिया तो फिर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, और परपेचुअल होगा तो
इन्वेंट्री। बात समझ रहे हो? परपेचुअल के में केस में क्या लिखते होते हैं? तो पीआरसी तो है ना, पढ़ा हुआ है ना पीआरसी में। तो अगर परपेचुअल सिस्टम हो तो इन्वेंट्री लिखेंगे, पीरियोडिक हो तो परपेज, अरे कुछ ना बताया हो तो जो मर्जी लिख लेना, सब जायज है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ये तो अब सबको पता था। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो सवाल के अंदर आपको ये बता दे कि जो आपने इन्वेंट्री इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट 5000 है और उसकी लिस्ट प्राइस 6500 है, तो आप किस अमाउंट से एंट्री पास करोगे? 1500 से या 6500 से? हाँ फिजा, 1500 से या 6500 से? 5000 से। किससे एंट्री पास करते होते हैं? कॉस्ट से। और अगर सवाल के अंदर कॉस्ट ना बताई हो तो फाइंड करेंगे। कॉस्ट ना बताई हो तो वो फाइंड करनी आती है। सेल गिवन हो तो कॉस्ट, लिस्ट प्राइस सेल प्राइस होती है। लेबल या लिस्ट प्राइस ये क्या कहलाती है? सेल। एक छोटी सी बात बता देता हूं फिर आगे चलते हैं। 2 सवाल बता देता हूं। जिशान, परसेंटेज निकालनी आती है ना? चलो देखते हैं फिर। सवाल यह है कि आपके पास फर्नीचर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग स्टॉक, ट्रांसफर टू ऑफिस यूज, whose list price rupees 400,000 and normally company earn 25% मार्जिन। हमने इसकी एंट्री पास करनी है। ये जो लिस्ट प्राइस होती है ये कौन सी प्राइस होती है? सेल प्राइस। ये कौन सी प्राइस होती है? सेल प्राइस। ईमान, लिस्ट प्राइस से आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। 4 लाख बताए हुए लिस्ट प्राइस जो कि सेल प्राइस है। लेकिन जब आपने अपने स्टॉक को अपने ऑफिस में लेकर आना है वो तो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा, वो तो इन्वेंट्री रहेगा ही नहीं। हम एंट्री पास करेंगे पीपीई डेबिट, परचेज या स्टॉक क्रेडिट। लेकिन अमाउंट 4 लाख नहीं आएगी क्योंकि ये तो सेल प्राइस है। अमाउंट कौन सी आती है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? क्या करेंगे? आपके पास ये 4 लाख रुपए गिवन है सेल प्राइस, 25% इसके अंदर मार्जिन है। मार्जिन पता है क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल। मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल, और सेल ही गिवन है तो डायरेक्ट अप्लाई हो सकती है। इसका 25% लेकर माइनस कर दो, या इसका 75% ले लें, या कुछ लोगों को ये चीज पता है C प्लस P इज इक्वल टू S। इसमें कॉस्ट कितनी है नहीं पता, लेकिन सेल का पता है। 25% मार्जिन है ना तो सेल 100 है। ये बात सबको पता है। मार्जिन पे सेल 100 होती है, मार्कअप पे कॉस्ट 100 होती है। मार्जिन पे सेल 100, मार्कअप पे कॉस्ट 100। गॉट इट? प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 25 और कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 75। लो जनाब, 4 लाख उसको डिवाइड कर दोगे 100 पे। भला क्यों? क्योंकि 4 लाख सेल प्राइस है तो उसको सेल पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जिस जो चाहिए, तो कितना आ गया? एक मुझे और मार्कअप वाला सवाल करके दे दें फिर तसल्ली हो जाएगी। मार्जिन वाली समझ लग गई? और ये ना हो कि कभी कॉस्ट गिवन हो तो आप सेल प्राइस का फाइंड करके, जी हमें फाइंड करना आता है, वो फाइंड करके लिख देना। फाइंड जो आपको करना आता है आई कैप को भी उसकी जरूरत है या नहीं है ये भी देखना है। अगला सवाल लिखूं मैं? ये बात समझ लगी? अगला सवाल पे आए।
जल्दी से, अगर कोई नोट कर रहा है जल्दी से नोट कर ले। डन। अगला सवाल, आकार, included in trading stock having list price या लेवल प्राइस ₹5 million and company earn profit 20% markup transfer to employee who used it for business purpose। लो मेरे भाई इसकी एंट्री पास करके दिखाएं, अमाउंट बताएं। एंट्री तो आपको आती है माशाल्लाह, एंट्री तो आप पास कर लोगे क्या? पीपीई डेबिट, परचेज या स्टॉक क्रेडिट, परचेज या स्टॉक क्रेडिट। कितनी अमाउंट आ रही है? 4 लाख पूरा पूरा? 4166 इतना ही है? 416666। अच्छा बताओ किसकी ये वैल्यू नहीं आ रही? सच्ची सच्ची बताना है, परेशानी वाली बात नहीं है, सबकी यही वैल्यू है। आपका x6 कम है? जी करना क्या था, C प्लस P इज इक्वल टू S। अब मार्कअप है, मार्कअप होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 रख, प्रॉफिट 20, सेल होगा 120, तो वो तो ऊपर सेल प्राइस है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 120 पे 100 से मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट ओके है? अब अगला कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, जिसमें एक हो चुका है। ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई 5 मिनट सोने की कोशिश कर रहा है तो वो डिले कर दे, 10 मिनट बाद सो ले। 10 मिनट आपको जागना है, 10 मिनट मुसलसल जागना है। जाग लोगे? मिनाहिल 10 मिनट है कैपेसिटी, जाग लोगे पक्का? चलो फिर जागो ना। चले आओ सवाल करते हैं, वो ये है, इस कॉन्सेप्ट का नाम कह सकते हो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। वो पढ़ा हुआ है आपने, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। पीआरसी के अंदर आपने कुछ नहीं छोड़ा हुआ, वो अलग बात है याद है कि नहीं है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, जब वो रिकॉग्नाइज हो जाए तो इनिशियल एक्सपेंडिचर आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद
उसकी नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आते हैं, वो सारे के सारे एसपीएल को चार्ज करते हैं, सिवाय 3 एक्सपेंसेस। बाद में आने वाले खर्चे सारे के सारे एक्सपेंस में लिखते हैं, सिवाय 3 के। वो कौन से 3 है? वो खर्चा जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाए, वो खर्चा जिससे एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो खर्चा जो एसेट का सिग्निफिकेंट पार्ट हो। 3 बातें। पहली बात, ऐसा खर्चा जिससे लाइफ बढ़ जाए, ऐसा खर्चा जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, या कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस करो। ये 3 तरह के खर्चे कैपिटलाइज करते हैं, मतलब कि एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। कॉस्ट की बात नहीं करते होते, एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड करते हैं। क्या बात करते होते हैं? अगर आपसे कोई सवाल पूछे, अगर आपने कॉस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया ना तो सवाल गलत हो जाएगा। क्या बोलते हैं? एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड करते हैं। इसके अलावा सारे खर्चे एसपीएल में लिखते हैं। एसपीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लिख लें फिर, ऑल सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, all subsequent expenditures charged to profit and loss या SPL except कौन कौन से? नंबर 1 that enhance significant useful life, number 2 that enhance efficiency, significant efficiency। वो देखो ना, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस करोगे एफिशिएंसी फिर भी बढ़ेगी, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। नंबर 3 replace significant part। सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी का पता कैसे चलता है? वो लिखता नहीं है जी। 3 बातें बताई थी, बल्कि 4 थी शायद या 3 थी। एक, अगर आपके एसेट की पहले से प्रोडक्शन बढ़ जाए तो समझो एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होना शुरू हो गई। कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए तो समझो फिर भी एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले से रेवेन्यू बढ़ जाए, जैसे पेपर में एक दफा सवाल आया था कि एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन के ना अंदर का इंटीरियर स्ट्रक्चर अपग्रेड किया, जिसकी वजह से फेयर बढ़ा दिया। अब फेयर बढ़ने से अब प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ रहा है? रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो वो जो आपने अपग्रेड किया वो खर्चा कैपिटलाइज करोगे, एक्सपेंस में नहीं लिखो। तो कौन से 3 खर्चे कैपिटलाइज करते हैं जीशान? जो एक्सपेंस आउट करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इनको एसपीएल में चार्ज करते हैं। तो वो 3 खर्चे इनको नहीं करते, इनको कहां ले जाते हैं? इनको एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देते हैं। बाकी सारे के सारे खर्चे नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो किधर लिखते हैं? अच्छा, सारे दुनिया के सारे रिपेयर एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस रूटीन के एसपीएल में चार्ज करते हैं, सिवाय एक के। एक तो हुआ ना कि वो रिपेयर जैसे लाइफ बढ़ जाए, वो नहीं, लाइफ भी नहीं बढ़ेगी। नॉर्मल रिपेयर, जब आप लोग कोई सेकंड हैंड चीज खरीदो ना, उसको रिपेयर करवाओ अपने इस्तेमाल से पहले, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अगर कोई नॉर्मल रिपेयर करते हो सेकंड हैंड मशीन पे, सेकंड हैंड गाड़ी पे, सेकंड हैंड एसेट के ऊपर, अपने इस्तेमाल से पहले वो रिपेयर एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देती है। बात भी लिखो किसी भी जगह। ये ना कितने कॉन्सेप्ट, मैं पहला एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, दूसरा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो गया, नहीं, दूसरा वो हो गया ट्रेडिंग स्टॉक वाला, तीसरा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाला हो गया, चौथा ये हो गया रिपेयर एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीन।
पहले इसको खत्म कर लेते हैं, वो बाद में लिखना। इसको खत्म कर लो, आ जाओ वापस। ये जो आपने रिपेयर करवाया, इससे लाइफ बढ़ जाएगी। आपको पता है जब भी आप लोगों ने इसको ऐसे समझना है कि जैसे कि न्यू एसेट है, आपने ये खर्चे ऐड करने हैं ना तीनों, ए बी सी, इसको नया एसेट समझना है ना, बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो जैसे कि ये नया एसेट है, वैसे एडिशन के तौर पर इसको डेप्रिशिएट करो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको पता है क्या? सपोज दैट एक एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं, और WDV में उसको नॉर्मल एडिशन समझो, बस क्या समझो? नॉर्मल एडिशन। जैसे कोई ऐसे समझो कि जैसे कि नया एसेट ही खरीद लिया, वैसे ही डेप्रिशिएट करो, सारा काम वैसे करो। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में एक टेक्निकल काम है। कहता है जब स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है पता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो जो आपने नया एसेट खरीदा है, उसकी कॉस्ट को एसेट बनाया है ना, उसको जब डिवाइड करेंगे तो किस पे करेंगे? यूजफुल लाइफ पे नहीं करते, रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ पे डिवाइड करते हैं, याद रखें। क्यों? क्योंकि एसेट जितने साल बाकी रह गया उसी पे डिवाइड होगा ना। सपोज दैट आपके पास एक गाड़ी है, अब गाड़ी की लाइफ है 10 साल, 4 साल बाद आपने गाड़ी में कोई चेंजिंग लाई जिससे गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ गई, लाइफ नहीं एफिशिएंसी बढ़ गई। अब वो जो नया एसेट ऐड किया है, क्या अब वो भी 10 साल पे डिवाइड होगा? नहीं, वो जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है उस पे डिवाइड होगा। इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कुछ और है, ये तो हम अपने सवाल को हल करने के लिए लिखते हैं। जो आई कैप का कॉन्सेप्ट है वो कुछ और है, वो भी बताता हूं। आई कैप क्या कहता है? कहता है भाई साहब ये जो आपने सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर है ना, जो कि क्वालिफाई कर जाएं, क्या क्वालिफाई कर जाएं? कैफ नहीं, क्वालिफाई कर जाएं कैपिटल एक्सपेंडिचर होना, कैपिटलाइज होना क्वालिफाई कर जाए तो ऐड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। लेकिन ओरिजिनल फाज क्या है? वो कहते हैं दैट एनहांस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? दैट एनहांस द। लेकिन ये काम हम नहीं करते होते मार्केट के अंदर, मतलब सवाल हल करते वक्त। सवाल कैसे हल करते हैं? सवाल हल करते वक्त क्या काम करते हैं भला पता है? सिंपल उसको एडिशन समझ के हल कर देते हैं, सिंपल उसको एडिशन समझते हैं और उसको हल कर देते हैं। कंज्यूमेबल स्टॉक का पता है किसी को? कंज्यूमेबल स्टॉक रूटीन में इस्तेमाल होने वाला, वो हमेशा एसपीएल में जाता है। कंज्यूमेबल स्टॉक हमेशा, वो कभी भी कैपिटलाइज ना कर देना कहीं। कंज्यूमेबल अगर आ जाए कभी सवाल के अंदर तो वो कभी भी उसको कैपिटलाइज नहीं करना। और आखिरी बात वो भी लिख लो, रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड पीपीई परचेज्ड added if these expenses occurred before use। बात समझ लगी कि आप जब भी कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदोगे और अपने इस्तेमाल लाने से पहले अगर उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करवाओगे तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर। जैसे आप एक घर खरीदते हो तो घर को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए उसको पहले रेनोवेट करवाते हो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड। गाड़ी खरीदते हो, आप कहते हो कि लोगों को नई लगे तो वो भी आप लोग जो भी खर्चा करोगे अपने इस्तेमाल में लाने से पहले, बाद में आने वाले खर्चे नहीं, बाद में आने वाले 3 खर्चे ऐड करते हैं। ठीक होगी बात? लो जी, आपके कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़े हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का मैं आपको 2 सवाल देने लगा, ये आपने करके आने हैं। सवाल उसी असाइनमेंट से होंगे, निकालें जरा असाइनमेंट। वो किसी के पास अगर हार्ड फॉर्म में आए तो मुझे बता दें, वरना मोबाइल में निकाल के दे दें।
क्या WDV में तो कुछ भी नहीं करना ना, सिंपल। और डेप्रिसिएशन में क्या करना है कि उसको टोटल लाइफ पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि आप जिस एसेट के ऊपर खर्चा हुआ है उसकी जो बाकी लाइफ रह गई है ना, उस लाइफ के ऊपर डिवाइड करना। नहीं, कॉस्ट जो नया खर्चा किया वो दोबारा तो वो तो एज इट इज डेप्रिशिएट हो रहा है ना, पुराना एसेट तो पुरानी वैल्यू एज इट इज। जो नया खर्चा किया इसको नया एसेट समझ लो, इसको अलग से डेप्रिशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर जाकर उसकी डिडक्शन में ऐड कर दो। टेस्ट में सवाल आया था कि जो एसिड है ना हमने कस्टमाइज किया है, उसकी जो है एफिशिएंसी नहीं बढ़ी। शंग्रीला लिमिटेड वाला या दूसरा, एक ही सवाल था। 200 कहीं दूर दूर तक नहीं। कौन सा सवाल था बेटा? कौन सा? एक मिनट सवाल ले ले। ओ एक मिनट बात बता दे तो बता। देख लेते हैं। अच्छा वो आया था, चलो अब तो वो तो गया था कल। चलो कल टेस्ट पे डिस्कस कर, कल तो फिर हमारे ये भी। ये कौन सी असाइनमेंट दे दी मुझे? इसके अंदर तो पास पेपर है ही नहीं। इसके अंदर तो पास पेपर से पहले है। ठीक है, इसकी है। चलें जी, सवाल देखिएगा जरा। वैसे तो अब ढेर सारे सवाल हैं जो आप कर सकते हैं, बट अभी प्यार से चलते हैं आगे। अब ना समझो आपका काम शुरू हो गया I16 वाला, आपसे कल से शुरू हो गया था। वैसे ये 8 तो पेपर में नहीं आया था, तो वही तो शंग्रीला लिमिटेड वाला। हाँ सिर्फ अच्छा नाम चेंज था बस। अच्छा अच्छा, कल के लिए कितने सवाल कर लोगे? 2 3 4 5 6 7? अब सवाल इस जितना हमने पढ़ लिया है ना, इसके सवाल ढेर सारे बन रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 18 कामरान एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 18 KE 64 पेज है। कामरान एंटरप्राइज KE। और एक क्वेश्चन नंबर होगा जनाब 31 MJ एंटरप्राइज। 31 पेज नंबर 70 मौला जट एंटरप्राइज। चलो बस ये 2 सवाल ही करने, अगर आपने 2 करने हैं, अगर ज्यादा करने हैं तो ये